हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव स्टडी पॉइंट। आज इस वीडियो में हम लोग जो आने वाले टाइम में सुपर टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, यानी जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी, उससे रिलेटेड विज्ञान सब्जेक्ट के हम एक टॉपिक कवर करेंगे, प्रकाश यानी कि लाइट के से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश किस प्रकार की तरंग के रूप में संचारित होता है। आपके ऑप्शंस हैं अनुदैर्ध्य तरंग, पराश्रविक तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कि जो लाइट है वो ट्रैवल करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में। और ऐसा क्यों है? क्योंकि लाइट जो है वो ट्रैवल कर सकती है वैक्यूम से, यानी कि निर्वात से प्रकाश ट्रैवल कर सकता है। इसी वजह से क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जबकि ध्वनि क्या है, ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है जो कि निर्वात से ट्रैवल नहीं कर सकती, तो इसीलिए क्या है वो अनुदैर्ध्य तरंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है, उन्हें कहते हैं। तो आपके ऑप्शन हैं प्रोटॉन, फोटोन, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में चलता है, तो उन पैकेट्स को कहते क्या हैं? तो उन पैकेट्स को कहते हैं फोटोन्स। क्या कहते हैं? फोटोन्स। फोटोन्स की एनर्जी का फॉर्मूला होता है E=h²। एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू होता है, इसे ऐसे लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी, hc/λ। यहाँ सी क्या है? सी है स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा है वेवलेंथ और एच है प्लैंक्स कांस्टेंट। खाली ये फॉर्मूला इतना सा ध्यान रखिएगा, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसके लिए। लाइट के जो ज़्यादातर फिनोमिना हैं वो डिस्क्राइब हो जाते हैं, जो लाइट का वेव नेचर है, यानी कि तरंग की जो प्रकृति है प्रकाश की, उससे वो डिस्क्राइब हो जाते हैं। बट कुछ फिनोमिना है जैसे कॉम्पटन इफेक्ट है, जिसके लिए जो लाइट का पार्टिकल नेचर है, यानी कि जो पैकेट्स की फॉर्म में चलता है प्रकाश, वो उससे ही डिस्क्राइब होता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है, वो वेव फॉर्म में भी चल रहता है और पार्टिकल फॉर्म में भी रहता है। तो जो जिन पैकेट्स में ये पार्टिकल फॉर्म में रहता है उन पैकेट्स को कहते हैं फोटोन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो आपके ऑप्शंस हैं गैलीलियो ने, न्यूटन ने, रोमन ने या माइकल्स ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जो सबसे पहले लाइट की स्पीड ज्ञात की थी वो की थी रोमन ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इन्होंने लाइट की स्पीड कैलकुलेट कैसे की थी? इन्होंने क्या किया था कि जुपिटर के जो मून है, जुपिटर के जो कहते हैं उपग्रह हैं, उनके दोनों के दो एक्लिप्स के बीच में इन्होंने इस डिस्टेंस और टाइम के हिसाब से स्पीड कैलकुलेट की थी प्रकाश की। तो सबसे पहले इन्होंने ही कैलकुलेट की थी लाइट की जो स्पीड है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रोमर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। आपके ऑप्शन हैं जल में, नायलॉन में, निर्वात में या शीशे में। तो जो प्रकाश की सबसे ज़्यादा स्पीड होती है वो होती है वैक्यूम में, यानी कि निर्वात में। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसकी स्पीड होती कितनी है? कि होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड होती है इसकी वैक्यूम में, यानी कि निर्वात में। और जल में इसकी होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और शीशे में यानी कांच में होती है इसकी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये प्रकाश की वेलोसिटी है, जो कि कहते हैं अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, यानी कि निर्वात में होती है 3 × 10⁸, जल में होती है 2.25 × 10⁸ और शीशे में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगभग कितना समय लगता है? आपके ऑप्शन हैं 400 सेकेंड, 440 सेकेंड, 499 सेकेंड या 560 सेकेंड। तो जो सूरज से लेके पृथ्वी तक जो प्रकाश आता है उसको कितना समय लगता है? तो अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, 499 सेकेंड्स। अब इसको मिनट्स में कन्वर्ट करके देखते हैं तो कितना होगा ये होगा 8 मिनट 19 सेकेंड। 499 सेकेंड को बदलेंगे तो 8 मिनट 19 सेकेंड आएगा। अब आपने अलग अलग बुक में अलग अलग पढ़ा होगा, कहीं पे 8 मिनट 16 सेकेंड पढ़ा होगा और कहीं पे 8 मिनट 20 सेकेंड तक पढ़ा होगा। तो ये एक अप्रोक्सीमेट आंसर्स हैं, इनमें से जो भी ऑप्शन दिखे वही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
अगला क्वेश्चन है, प्रकाश को परावर्तित होकर चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? आपके ऑप्शन है 1.3 सेकेंड, 2.3 सेकेंड, 3.3 सेकेंड या 4.3 सेकेंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। मतलब चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में सिर्फ 1.3 सेकेंड लगता है, जबकि सूरज से पृथ्वी तक आने में लगता है 8 मिनट 16 सेकेंड या 8 मिनट 19 सेकेंड के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो आपके ऑप्शन हैं न्यूटन के द्वारा, हाइगेंस के द्वारा, प्लांक के द्वारा या फिर फैराडे के द्वारा। तो जो प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था वो दिया था हाइगेंस ने, सबसे पहले दिया था हाइगेंस ने। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण होता है जब आपके ऑप्शंस हैं चंद्रमा बीच में होता है तब, पृथ्वी बीच में होती है, सूर्य बीच में होता है या शुक्र बीच में होता है। सूर्य ग्रहण होता क्या है? सूर्य ग्रहण होता है जब सूरज यानी कि सन और अर्थ पृथ्वी के बीच में जब मून आ जाता है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं सूर्य ग्रहण। जिससे क्या होता है कि जो चंद्रमा की छाया होती है वो पृथ्वी पर पड़ती है, जो रेज होती हैं वो उसकी छाया पड़ती है पृथ्वी पर। तो जब मून आ जाता है बीच में तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चंद्रमा। और जबकि चंद्रग्रहण में क्या होता है? चंद्रग्रहण में होता है कि सूरज और चंद्रमा के बीच में क्या होता है? पृथ्वी आ जाती है, यानी कि अर्थ आ जाती है मून और सन के बीच में। तो इस कंडीशन को बोलते हैं चंद्रग्रहण। ठीक है, जब चंद्रमा बीच में आता है तो उसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण, और जब पृथ्वी बीच में आ जाती है सूरज और चंद्रमा के तो उसे बोलते हैं चंद्रग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो आपके ऑप्शन है अमावस्या को, पूर्णिमा के दिन, किसी भी दिन या हर 10वें दिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। अगर पूछ ले कि चंद्रग्रहण किस दिन होता है, तो चंद्रग्रहण होता है पूर्णिमा के दिन। चंद्रग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है और सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या के दिन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अमावस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो आपके ऑप्शन हैं वर्णमंडल, क्रीट यानी कोरोना, प्रभाव मंडल या कोई भाग नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, सूर्य ग्रहण के समय जो लेयर दिखाई देती है वो होती है कोरोना। ये पूछ लेते हैं जनरली क्वेश्चन, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश परावर्तन के कितने नियम होते हैं? आपके ऑप्शन हैं 1, 2, 3 या 4। यहाँ बात हो रही है कि रिफ्लेक्शन के कितने लॉज होते हैं, तो उसके होते हैं 2 लॉज होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि मान लीजिए किसी सरफेस पे ये एक नॉर्मल है सरफेस का और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये जो है बीच में ये इस सरफेस पे नॉर्मल है यानी कि अभिलंब है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आई होगा, और ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा आर, ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, आपतित कोण बराबर होता है परावर्तित कोण के। और दूसरा नियम होता है कि ये जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, ये एक ही प्लेन में होते हैं। तीनों क्या होते हैं? एक ही प्लेन में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण के में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो यानी जो प्लेन मिरर होता है उसमें जो इमेज बनती है कैसी बनती है? आपके ऑप्शन हैं वास्तविक और बराबर, यानी कि जो वस्तु है उसी के बराबर बनती है, काल्पनिक और वस्तु के बराबर, उससे छोटी या उससे बड़ी। तो इसका जो करेक्ट आंसर यानी समतल दर्पण में पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। यानी कि जो प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो उसी वस्तु के बराबर बनती है, बट वो क्या होती है? काल्पनिक होती है। इसका एक फीचर और है, ये कि जो इमेज होती है वो होती है लेटरली इन्वर्टेड होती है। यानी कि जो लेफ्ट पोर्शन होता है वो राइट में होता है और राइट वाला लेफ्ट में होता है। तो ये इसी का एक फीचर है, इसे बोलते हैं पार्श्व उल्टा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
अगला क्वेश्चन है, यदि दो समतल दर्पण के बीच 90 डिग्री का कोण हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे किसी ऑब्जेक्ट के? आपके ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 या 4। अब जब भी दो प्लेन मिरर को साइड में रखा जाए या किसी एंगल पर रखा जाए, उनके बीच में इमेज पूछी गई हो तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसका एक फॉर्मूला है, ये होता है 360/θ -1। ये थीटा क्या है? थीटा है कि जो दो प्लेन मिरर के बीच में जो एंगल होगा वो होगा। तो थीटा यहाँ पे कितना है? 90। तो आप जब पुट करोगे 360/90 -1 तो इसका आपका आंसर आएगा 3। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आप खाली इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, उससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है कि कितनी इमेज बनती है, कि अगर दो प्लेन मिरर को इतने एंगल पर रखेंगे, तो इस फॉर्मूले से ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। 360/θ -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होगी। पूछा गया है, आपके ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 और अनंत। अभी यहाँ पूछा गया है कि दोनों प्लेन मिरर हैं वो आमने सामने रखे गए हैं, यानी कि एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो जब पैरेलल हैं तो थीटा क्या होगा इस केस में? 0 होगा। तो 360/0 -1। तो इस केस में जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 4, अनंत, यानी कि इन्फिनाइट। इस केस में इन्फिनाइट इमेजेस बनेंगी। मोस्टली ये तो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने डाले हुए हैं कि कितनी इमेज कब बनेंगी, जब पैरेलल होगा, और जब 90 डिग्री होगा तो कितनी इमेज बनेंगी। बट कोई भी एंगल दे दिया जाए, आप सीधे इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे 360/θ -1 में, तो आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण का न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए? यानी किसी व्यक्ति की आपको पूरा देखना है, मिरर इमेज जो देखनी है पूरी देखनी है, तो उसके लिए मिरर की कितनी इमेज होनी चाहिए? आपके ऑप्शन हैं व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, व्यक्ति की ऊंचाई की 1/4 या व्यक्ति की ऊंचाई की 2 गुनी। जो मिरर की हाइट होनी चाहिए वो होनी चाहिए जो भी व्यक्ति या वस्तु है उसकी आधी। उसको व्यक्ति को पूरा देखने के लिए, मिरर में उसकी इमेज पूरी देखने के लिए जो उस मिरर की हाइट होनी चाहिए वो होनी चाहिए आधी, उसके व्यक्ति के हाइट की आधी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनडुब्बी जहाज में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं कैलिडोस्कोप का, पेरिस्कोप का, माइक्रोस्कोप का या सोलर कुकर का। तो जब पूछा गया है कि जो सबमरीन्स होती हैं यानी पनडुब्बी जो होती हैं उसमें किस डिवाइस का यूज़ किया जाता है, तो उसमें किया जाता है पेरिस्कोप का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पेरिस्कोप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? आपके ऑप्शंस हैं r = f/2, r = f+2 या f = r/2 और f = r/2। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, f = r/2। जो फोकस दूरी होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। अब पहले समझते हैं कि होता क्या है। गोलीय दर्पण में क्या होता है, सपोज करिए ये आपका गोलीय दर्पण है, इस केस में क्या होगा, एक इसकी रिफ्लेक्टेड सरफेस होगी और एक कोटेड सरफेस होगी। तो ये जिस भी सर्किल का ये पार्ट है उसका जो सेंटर होता है उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो इस मिरर का पॉइंट ये है, जो मध्य पॉइंट होता है उसे बोलते हैं पोल, और इस रेखा को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और इस रेखा का जो मध्य बिंदु होता है प्रिंसिपल एक्सिस का उसे बोलते हैं फोकस F। तो पूछा गया था कि F और रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो पूरी है ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो F और R में क्या अंतर है, क्या संबंध है? तो F हो जाएगा r/2, r का आधा यानी रेडियस का आधा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा F = r/2। इस पर बहुत सिंपल न्यूमेरिकल आ जाता है, इसीलिए रिलेशन पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तल और अवतल दर्पण दोनों की फोकस दूरी कैसे ज्ञात की जाती है? आपके ऑप्शंस हैं 1/f = 1/u - 1/v, f = u - v, 1/f = 1/u + 1/p और f = u + v। अब इसमें क्या दिया गया है कि उत्तल और अवतल दर्पण दोनों, यानी कोई भी मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो या फिर कॉनकेव मिरर हो, उन केस में अगर हमें ये पता हो u क्या है, यहाँ पर u है
कि उसी वस्तु की मिरर से दूरी कितनी है, और v क्या है, उसके प्रतिबिंब की दूरी कितनी है मिरर से, यानी दर्पण से कितनी दूरी है वस्तु की और उसके प्रतिबिंब की। तो u हो गई वस्तु की दूरी और उसके v हो गई प्रतिबिंब की दूरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फोकस दूरी निकालने का वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/b। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन कैसे ज्ञात किया जाता है। आपके ऑप्शन हैं प्रतिबिंब की लंबाई गुणा वस्तु की लंबाई, या प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई बटे प्रतिबिंब की लंबाई, या फिर वस्तु की लंबाई इंटू प्रतिबिंब की लंबाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, हमें जब आवर्धन निकालना होता है यानी मैग्निफिकेशन निकालना होता है तो वो निकलता है जो प्रतिबिंब की लंबाई है और उसकी वस्तु की लंबाई है, यानी ऑप्शन नंबर 2, उससे कैलकुलेट होता है मैग्निफिकेशन। और यही बराबर होता है किसके, ये होता है v/u के, v/u, यानी कि अगर डिस्टेंस दे रखा हो प्रतिबिंब का और उसकी वस्तु का डिस्टेंस दे रखा हो मिरर से, तो उसके रेशियो यानी v/u के बराबर होता है यही मैग्निफिकेशन, उससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है। आपके ऑप्शन है ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जब भी जो डॉक्टरों द्वारा यूज़ किया जाता है दांत देखने के लिए तो वो यूज़ किया जाता है कॉनकेव लेंस यानी कि कॉनकेव मिरर, ऑप्शन नंबर बी के अवतल दर्पण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो वाहनों में जो मिरर यूज़ किया जाता है, आपके ऑप्शन हैं उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। तो जो व्हीकल्स में या फिर कहते हैं जो वाहन है उनमें जो रेयर व्यू मिरर होता है वो कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर होता है या फिर कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अवतल दर्पण। ये कॉन्वेक्स मिरर होते हैं जो कि पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए या पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए वाहनों में लगे होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार का दर्पण इस्तेमाल होता है, यानी कि जो वाहन के हेडलाइट्स होती हैं उनमें कौन सा दर्पण यूज होता है। तो वो देखते हैं पहले कौन से ऑप्शन हैं। ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या परवलयिक दर्पण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 अवतल दर्पण, जो हेडलाइट्स में यूज करते हैं कॉनकेव यानी कि अवतल कॉनकेव मिरर को। और जो रियर व्यू मिरर था वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। ये थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, यहाँ पे ये हेडलाइट के लिए है और वो था जो साइड मिरर होता है वो कौन सा मिरर होता है। तो साइड मिरर होता है कॉन्वेक्स मिरर और जो हेडलाइट्स में लगा होता है व्हीकल्स के वो होता है कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई तिरछी किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो उसका अपने मूल मार्ग से विचलित होना कहलाता है। आपके ऑप्शन हैं परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या व्यतिकरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि जब भी कोई रे किसी पारदर्शी माध्यम में ट्रैवल करती है, तो मान लीजिए क्या है, एक इंसिडेंट रे आपतित किरण है और ये क्या है, अभिलंब है उस मीडियम की सरफेस। तो जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो ये अपने मूल मार्ग को छोड़कर थोड़ी डेविएट हो जाती है, या तो इस साइड या इस साइड। तो इस फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नेल्स लॉ है। आपके ऑप्शंस हैं n1 sin थीटा आई इक्वल टू n2 sin थीटा 2, n2 sin थीटा आई इक्वल टू n1 sin थीटा डी, sin थीटा आई इक्वल टू sin थीटा डी, या फिर n1 cos थीटा इक्वल टू n2 cos थीटा आई। अब स्नेल्स तो होता क्या है, ये होता है sin i बाई sin r, यानी साइन ऑफ
इंसिडेंट एंगल और साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो होता है स्नेल्स लॉ, और ये बराबर होता है म्यू के, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशियो के, साइन आई बाई साइन आर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा टी इजिकल टू N2 अपॉन तो ये हो जाएगा साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा टी इजिकल टू N2 अपॉन N1, और ये बराबर हो जाएगा 1 म्यू 2 के। N2 N1 क्या है? N2 N1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो भी मीडियम है, जो भी माध्यम है, उनका अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशियो है। और ये थीटा आई क्या है और थीटा टी क्या है? थीटा आई वो है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और थीटा टी वो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण ब्रेल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह आपके ऑप्शन है सीधी दिशा में चली जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब से दूर होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पहले देखते हैं कि होता क्या है। जब कोई रे या कोई किरण विरल माध्यम से यानी कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो ये उसका अभिलंब है। तो जब ये रेयर से डेंसर जाएगी, सपोज कीजिए एयर से वाटर में जा रही है, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में ये अपने मूल मार्ग से अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और अगर इसका उल्टा होता कि डेंसर टू रेयर जा रही होती, डेंसर से रेयर जाती, तो उस केस में क्या होता है कि जो रे है वो अभिलंब से दूर हो जाती, दूर की साइड हटती है। उस केस में दूर हटती अगर डेंसर टू रेयर जा रही है, और रेयर टू डेंसर यानी कि विरल से सघन में जा रही है तो क्या होगा? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, यानी कि रिफ्रैक्शन के कारण जो होता है कि जो अगर कोई सिक्का पानी में पड़ा हुआ है तो वो थोड़ा ऊंचा दिखाई देता है। ये इसीलिए होता है कि जब एयर से वाटर में प्रकाश ट्रेवल करता है तो उसका जो पाथ है वो डेविएट हो जाता है अपने मूल मार्ग से। अगला क्वेश्चन है, रात्रि में तारों के टिमटिमाने का कारण है। आपके ऑप्शंस हैं वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या प्रकाश का विवर्तन। तो जो रात को तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, वास्तव में क्या होता है? वो एक इफेक्ट है जो कि वायुमंडलीय अपवर्तन का असर है। होता क्या है कि आकाश यानी कि आकाश और पृथ्वी के बीच में क्या है? एक वायुमंडल है। उसमें क्या है कि बहुत अलग अलग तरह की गैसेस हैं। कहीं पे मीडियम क्या है? डेंसर है, कहीं विरल है और कहीं सघन है। तो जब प्रकाश ट्रेवल करता है तारों से लेकर पृथ्वी के बीच में, तो उसमें क्या होता है कि वायुमंडल की वजह से रिफ्रैक्शन होता है। उससे कभी पाथ जो प्रकाश का पाथ है वो ट्रैवल कभी इधर डेविएट होता है कभी उधर, तो इसी वजह से लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। ऐसा दिखता है, वो दिखता है इस वजह से है जो वायुमंडल है बीच में उसमें अपवर्तन का फिनोमिना होता है, यानी कि रिफ्रैक्शन का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो वह कोण कहलाता है? आपके ऑप्शन है परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण, क्रांतिक कोण या फिर पूर्ण आंतरिक कोण। तो पूछा गया है कि ऐसा कोण, ऐसा आंतरिक आपतन कोण यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए जो रिफ्रैक्टेड कोण होगा यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो होगा 90 डिग्री। जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो होगा 90 डिग्री। और इस कोण को क्या कहेंगे? ये पूछा गया क्वेश्चन में। तो इस कोण को कहते हैं क्रांतिक कोण। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि क्रिटिकल एंगल। जब भी कोई रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही होती है तो ऐसा एंगल जब जिस पे क्या होता है कि जो रिफ्रैक्टेड रे है यानी कि आपतित किरण है वो उसका जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाए, तो ऐसे आपतन कोण को कहेंगे एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल यानी कि क्रांतिक कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश होता है
पूछा गया है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब किस कंडीशन में होगा। आपके ऑप्शन हैं विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर और आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो। दूसरा ऑप्शन है सघन माध्यम को और आपतन कोण से अधिक। थर्ड ऑप्शन है विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर और आपका जो फोर्थ ऑप्शन वो है सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा। तो वो होता है जब भी कोई किरण किससे डेंसर मीडियम यानी कि सघन मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है। तो उस केस में क्या होता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा जब इंसिडेंट एंगल जो आपतन कोण होगा वो क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो। तो उस केस में क्या होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर और क्रांतिक कोण क्या आपतन कोण क्या होगा क्रांतिक कोण से ज़्यादा, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है। तो आपके ऑप्शन हैं उसकी आणविक संरचना के कारण, प्रकाश के शोषण के कारण, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, या फिर कुछ अनिहित गुण के कारण। तो इन ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। जो हीरा जगमगाता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण जगमगाता है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृग मरीचिका यानी कि माइरेज बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन हैं व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवीकरण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जो आपने देखा होगा गर्मियों में क्या होता है कि आपको रोड पे लगता है कि आगे चल के वो पड़ा हुआ है, पानी पड़ा हुआ है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। वो सिर्फ फील होता है कि आगे पानी पड़ा हुआ है, वो ऐसा नहीं होता। तो वो इसलिए नहीं होता, वो इसलिए होता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा होता है कि जो इंसिडेंट रे है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है, तो सामने वाले को फील होता है कि आगे कुछ पानी वगैरह है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है। तो कोई अगर कांच चटक जाता है तो बीच में उसमें क्रैक बहुत दूर से चमकता है। तो ऐसा होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। ऐसा क्या होता है कि जो कांच जहाँ से चटका है उसके बीच में क्या होता है कि एयर एंट्रैप हो जाती है, हवा भर जाती है बीच में। तो जब कहते हैं शीशे से जो गिलास है यानी कांच है, कांच से हवा में जब कोई रे जाती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है। तो उसी कारण जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है उससे वो चटकीला प्रतीत होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं वो किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं। तो वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर ही काम करते हैं। ये एक पाइप टाइप के होते हैं। इनमें क्या होता है कि रे को इस एंगल पर भेजा जाता है कि सिग्नल लॉस्ट ना हो और ये आसानी से ट्रांसमिट हो जाए एक जगह से दूसरी ओर, सिग्नल लाइट की फॉर्म में। तो इन्हीं को बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। आपके ऑप्शन हैं अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण या विक्षेपण के कारण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, स्कैटरिंग, यानी कि प्रकीर्णन के कारण क्या होता है आकाश नीला दिखाई देता है। अब ऐसा होता कैसे है कि आप जानते हैं जो सूर्य का प्रकाश होता है यानी कि वाइट कलर जो होता है वो बना हुआ होता है 7 रंगों से, विव ग्योर। तो जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल के जो छोटे छोटे कण होते हैं उनसे पास होता है तो वो क्या होता है वो बिखर जाता है, जिसकी वजह से आकाश जो होता है वो नीला दिखाई देता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि आकाश नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा। आपके ऑप्शन है हल्का पीला, नीला, नारंगी या काला। यदि कोई चंद्रमा की सतह पर खड़ा हुआ है दिन के समय तो उसे आकाश कैसा दिखाई देगा। तो उसे आकाश दिखाई देगा काला। करेक्ट आंसर हो जाएगा काला। क्यों, ऐसा क्यों होगा
ऐसा इसलिए होगा कि चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं है, ठीक है, तो उसकी वजह से कोई प्रकीर्णन की क्रिया नहीं होगी, तो सीधा उसे काला दिखाई देगा आकाश। अगला क्वेश्चन है, यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 काला। अगर वायुमंडल नहीं होगा तो क्या होगा, जो सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है वो उसका स्कैटरिंग नहीं होगी, स्कैटरिंग का फिनोमेना नहीं होगा, तो आकाश नीला दिखाई नहीं देगा, तो वो दिखाई देगा काला। अगला क्वेश्चन है, पानी में हवा का बुलबुला काम करता है जैसे, आपके ऑप्शन हैं उत्तल लेंस की तरह, अवतल लेंस की तरह, उत्तल दर्पण की तरह या अवतल दर्पण की तरह। तो अगर पानी में हवा का कोई बुलबुला है तो कैसे काम करेगा? वो काम करता है अवतल लेंस की तरह, यानी कि कॉनकेव लेंस की तरह वो एक्ट करता है। क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, कि अगर पानी में हवा का बुलबुला है तो कैसे रिएक्ट करेगा वो, तो वो एक्ट करता है अवतल लेंस की तरह। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्रानाथ सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट है उसमें रेड सिग्नल यूज़ किया जाता है। हर जगह आपने देखा होगा कि रेड कलर के सिग्नल्स, चाहे वो बैकलाइट में हो या कहीं भी हो, रेड लाइट के सिग्नल्स यूज़ किए जाते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं, खून का रंग लाल होता है इसलिए, जीव जंतु लाल रंग पहचान सकते हैं इसलिए, या लाल रंग सबसे कम प्रक्षेपित होता है, या फिर लाल खतरे का प्रतीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हुआ है वो है ऑप्शन नंबर 3 कि लाल रंग जो है सबसे कम परिक्षेपित होता है। ऐसा क्यों होता है कि जो लाल रंग की वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य है वो सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उसका जो परिक्षेपण है वो बहुत कम होता है, तो वो बहुत दूर तक आसानी से बिना डेविएट हुए ट्रैवल कर सकता है। तो बहुत दूर से इंसान को दिख जाता है कि आगे रेड कलर है, कोई सिग्नल है, ठीक है, इसलिए रेड कलर का यूज़ करते हैं किसी भी सिग्नल को देने में। अगला क्वेश्चन है, समुद्र नीला प्रतीत होता है, तो इसका भी करेक्ट आंसर वही होगा कि ये दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। समुद्र नीला दिखाई देता है, जबकि पानी का रंग नीला नहीं होता, सिर्फ ये नीला दिखाई देता है, ये ऐसा दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? आपके ऑप्शन हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के परिक्षेपण के कारण या प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो आपने देखा होगा जब सूर्य उदय होता है या सूर्य जब अस्त होता है तो उस टाइम पे सूरज लाल प्रतीत होता है कि लाल रंग का है। तो ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि जब सूरज छिप रहा होता है या उग रहा होता है तो स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन की वजह से क्या होता है कि जो बीच में कण होते हैं, जो आपके और सूर्य के बीच में जो होती है दूरी सबसे ज़्यादा होती है, तो उस केस में क्या होता है कि जो बीच में धूल के कण होते हैं उनकी वजह से जो सूर्य का प्रकाश है उसका प्रकीर्णन हो जाता है, हाँ, और सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन बाकी सब रंगों का हो जाता है, पर लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है, तो वो सबसे दूर तक ट्रैवल कर सकता है बिना ज़्यादा प्रकीर्णन के। तो इसी वजह से वो लाल प्रतीत होता है सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? आपके ऑप्शंस हैं, परावर्तन का, अपवर्तन, परिक्षेपण या व्यतिकरण। तो आपने देखा होगा कि कभी क्या होता है, साबुन के बुलबुले पर रंग बिरंगे कलर दिखाई देते हैं। तो ऐसा किस कारण होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर 4 व्यतिकरण के कारण। व्यतिकरण के कारण ये होता है यानी कि इंटरफेरेंस के कारण। यहाँ पे व्यतिकरण की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, व्यतिकरण है। इंटरफेरेंस के कारण ऐसा होता है कि जो साबुन का झाग है या बुलबुला है उस पर क्या होता है, आपको फील होता है कि कई तरह के रंग हैं, ये होता है इंटरफेरेंस के कारण यानी कि व्यतिकरण के कारण। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? तो यानी जो प्राइमरी कलर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं? आपके ऑप्शन हैं लाल नीला पीला, लाल पीला हरा, लाल नीला हरा या लाल पीला हरा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 लाल नीला और हरा। ये क्या होते हैं? ये सब तीनों प्राइमरी कलर्स कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि प्राइमरी कलर्स कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो जो कैमरे में लेंस यूज़ किया जाता है मोस्टली ज़्यादातर वो किया जाता है उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कितने रंगों में विभक्त होता है? आपके ऑप्शन हैं 5, 6, 7 या 8। तो जब भी कोई सूर्य का प्रकाश है, मान लीजिए वो प्रिज्म से होकर गुजर रहा है, तो इंसिडेंट रे होगी 1, और जब वो बाहर निकलता है तो वो विभाजित होता है 7 कलर में, 7 रंगों में, जो होते हैं VI, V, G, Y, O, R। ये 7 कलर आपको मिलते हैं। नीचे से अब की तरफ पढ़ा जाता है इसको विबग्योर पढ़ते हैं इसे, जिसके एक कोने पे वायलेट रंग होता है और एक कोने पे रेड रंग होता है, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो ये 7 रंग मिलते हैं हमें, ये मिलते हैं डिस्पर्जन के कारण। जो सूर्य का प्रकाश है उसका डिस्पर्जन हो जाता है, वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो इसी वजह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और जो रंग मिलते हैं वो होते हैं विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये कलर हमको प्राप्त होते हैं वाइट कलर से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। और इसमें अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा डेविएशन किस कलर का होता है, तो ये होता है वायलेट रंग का। सबसे ज़्यादा डेविएशन होता है वायलेट का और सबसे कम होता है रेड का। और रेड की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होती है, और रेड की वेवलेंथ जो सबसे ज़्यादा और वायलेट की होती है सबसे कम। इस पॉइंट को हमेशा रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर हो तो उसकी क्षमता होगी। आपके ऑप्शन है P = F, P = 1/f, P = 2f या P = f/2। अगर किसी की फोकल लेंथ किसी लेंस की हमें पता है और हमसे पावर पूछ ली जाए तो वो दी जाती है ऑप्शन नंबर 2 यानी P = 1/f से। P = 1/f से पावर कैलकुलेट करते हैं अगर फोकल लेंथ दी गई हो तो। अब आती है बात कि पावर की यूनिट क्या होती है, लेंस के पावर की यूनिट क्या होती है? तो ये होती है डायोप्टर। ये इसकी यूनिट है। पूछ लेते हैं कभी कभी कि पावर, लेंस की पावर की यूनिट क्या होती है? डायोप्टर। इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है, लेंस की फोकस दूरी का सूत्र है। तो अगर लेंस की फोकस दूरी निकालनी हो और आपको U और V क्या है? आपके ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है लेंस से, और V क्या है? जो आपकी इमेज का डिस्टेंस है लेंस से। तो अगर ये दोनों दिए हुए हों और हमें फोकल लेंथ निकालनी हो, फोकस दूरी निकालनी हो, तो कैसे निकालेंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है या फॉर्मूला है वो है ऑप्शन नंबर 1। ये है लेंस, मिरर नहीं है। मिरर में क्या था? मिरर में ये प्लस था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 लेंस को d दूरी पर रखा जाए तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? यानी कि अगर किन्हीं 2 लेंस को साथ में रखा जा रहा है और उनके बीच में दूरी क्या है? d दूरी है, तो जो संयुक्त लेंस की तरह एक्ट करेंगे ये दोनों लेंस, उसकी फोकल लेंथ क्या होगी? आपके ऑप्शन हैं f = f1 + f2, f = f1 - f2, 1/f = 1/f1 + 1/f2, या फिर 1/f = 1/f1 - 1/f2। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें एक मिसप्रिंटिंग है कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा -d/, इसमें d/f1 f2 हमें ऐड करना पड़ेगा। तो अगर 2 लेंस के बीच में d दूरी है, उन दोनों को एक साथ रखा गया है, तो वो उनकी जो संयुक्त फोकस दूरी क्या होगी? तो वो होगी 1/f = 1/f1 + 1/f2 - d/f1 f2। और अगर इन दोनों के बीच में बिल्कुल भी दूरी नहीं है, बिल्कुल सटा के रखा गया है दोनों लेंस को, तो उस केस में क्या होगा कि d की वैल्यू हो जाएगी 0। तो तब फोकल लेंथ क्या होगी? 1/f = 1/f1 + 1/f2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो फ्रेंड्स, ये थे प्रकाश से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए मैंने इस वीडियो में, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।